Hello students, today I will teach you the third part of chapter 2 the end of bipolarity। तो आपको पता होगा कि चैप्टर जो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी वो सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे जो ये हमारे पास बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 1.5 चैप्टर मतलब 1.5 चैप्टर पढ़ना है एक साथ। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया पूरा, हमें जो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपके पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो पता होगा कि उसमें सिर्फ यही चैप्टर दे रखा है, तो हमें कम्प्लीटली वो पढ़ना है। नेक्स्ट थिंग हमें ये करनी है, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आपके पास यूएस हेजीमनी का जो चैप्टर है वो पूरा दे रखा है, आपने देखा होगा। उसके हमें सिर्फ 2 टॉपिक्स करने हैं। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगी तो आप देख लेना, उसमें हमें सिर्फ 2 टॉपिक्स करने हैं। एक है यूनिपोलर वर्ल्ड और सेकंड है हमारा गल्फ वॉर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें इसमें कुछ एडिड टॉपिक्स दे रखे हैं जिसे हमें अलग से पढ़ना है, जैसे 21st अरब स्प्रिंग हो गया, ये CIS के बारे में हो गया, और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं 4-5, उसे भी हमें पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है कुल मिला के बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है चैप्टर, तो आप बिल्कुल भी इससे लेकर टेंशन ना लें, आराम से इसे थोड़ा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसे आराम से देखें तो आपको ये चैप्टर समझ में तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ये चैप्टर पर लेंथी है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप इसे टाइम दें चैप्टर को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर मिला के रखे हैं, मर्ज कर रखे हैं, और एडिट भी टॉपिक्स हैं तो उसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सो डोंट वरी, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2। सो नाउ यू कैन सी मैंने 2021 टू 2022 का पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का CBSE सिलेबस खोल रखा है। तो इसमें हमें क्या करना है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन पढ़ना है हमने मतलब डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन में हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कैसे हुई, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का मतलब वही निकलता है कि बाइपोलैरिटी वर्ल्ड जो था, बाइपोलर वर्ल्ड वो कैसे ख़त्म हुआ, जो वर्ल्ड था वो क्या बन गया, यूनिपोलर, मतलब वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर है। तो हमने पूरा डिसइंटीग्रेशन यूएस जो वो है हमारा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हमें पूरा पढ़ना है, इसमें हमें कोई सा भी पैराग्राफ नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट थिंग हमें इसमें यूनिपोलर वर्ल्ड पढ़ना है, ये वाला यूनिपोलर वर्ल्ड पढ़ना है हमें। यूनिपोलर वर्ल्ड किस में आएगा, यूएस हेजीमनी में, कि यूएस ने अपनी कैसे दादागिरी दिखाई, हेजीमनी का मतलब ही दादागिरी होता है, ठीक है। उसके बाद हमें मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान के पढ़ने, ये एडिट टॉपिक वाला है कि अफगानिस्तान में क्या मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुए थे, ठीक है। उसके बाद गल्फ वॉर जो है वो हमें यूएस हेजीमनी के ही चैप्टर में दे रखा है कि गल्फ वॉर है क्या। उसके बाद जो हमें एडिट टॉपिक है हमारा, फर्स्ट तो हमारा मिडिल ईस्ट क्राइसिस हो गया, सेकंड हमारा है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन CIS, ठीक है, ये सेकंड टॉपिक है। और थर्ड हमारा है द 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग, ठीक है। तो हमें पहले 2 टॉपिक्स हमें यूएस हेजीमनी के बुक में से पढ़ने हैं, NCERT में से, उसके बाद हम 3 जो टॉपिक्स हैं एडिड इन्हें कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2। सो नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ, आपकी बुक में भी दे रखा है NCERT में कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या बाय द US, कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो US से है क्या, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है पूरा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय द US। तो उसने कैसे एक नया ऑर्डर बना लिया, अपना एक रूल बना लिया पूरे वर्ल्ड में, और उसे नया वर्ल्ड कहा जाएगा, क्योंकि पहले जो वर्ल्ड था उसमें 2 सुपर पावर्स थी, अब एक ही सुपर पावर रह गई जो US है। तो उसने कैसे अपनी दादागिरी हेजीमनी दिखाई। तो फर्स्ट है इसमें हमारा द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द US हेजीमनी 1991। देखिए हमें पता है, हमने पढ़ रखा है पहले भी 1, 2 और 2 दोनों पार्ट्स में हमने पढ़ रखा है कि जो USSR है वो डिसइंटीग्रेट हो गया था दिसंबर 1991 में, और उसी से क्या हो गया, उसी का रिजल्ट क्या निकला, US हेजीमनी, कि US ने अपनी दादागिरी दिखानी शुरू कर दी। उसे पता चल गया कि अब वर्ल्ड में कोई और सुपर पावर है ही नहीं सिवाय मेरे। इट रिमेंड विद ऑल इट्स पावर्स एनहेंस्ड एंड इंटैक्ट, और उसने अपने आप को कैसा बना लिया, और ज़्यादा पावरफुल बनाया, और इंटैक्ट मतलब होता है कि ऐसा सुपर पावर जो कोई उस सुपर पावर का मुकाबला कर ही ना सके। नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ कुवैत वॉज इन्वेडेड बाय इराक इन अगस्त 1990। अब कुवैत आपको पता है एक कंट्री है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसे इन्वेड कर लिया था, इसके कुवैत के ऊपर आक्रमण कर लिया था इराक ने, कब, अगस्त 1990 में, ठीक है, USSR के डिसइंटीग्रेट होने से 1 साल पहले। एंड वॉज सब्सिक्वेंटली एनेक्स्ड मतलब होता है उसके ऊपर ऐसा आक्रमण कर रखा था, और बहुत ज़्यादा जो कुवैत के लोगों के ऊपर इराक के लोगों ने क्या कर रखा था, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रखे थे। आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटैम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक टू क्विट इट्स एग्रेशन, जब बहुत ज़्यादा सीरीज़ और डिप्लोमेटिक अटैम्प्ट्स मतलब बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करे गए कि इराक को समझाया जाए कि कुवैत को छोड़ दे, उसके ऊपर आक्रमण ना करे, इतने जुल्म ना करे, तो सब कुछ फेल हो गया। वो जो इराक था वो सुन ही नहीं रहा था, कोई डिप्लोमेटिक बात वो कर ही नहीं रहा था जो होनी चाहिए, और उससे कहे जा रहा थे कि मतलब, और जो कंट्रीज़ थी वो समझा रही थी कि तुम्हें क्विट कर देना चाहिए, अपना जो गुस्सा है उसे छोड़ देना चाहिए। द यूनाइटेड नेशंस
मैंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स। उसके बाद जब इतने सब जब कुवैत वो इराक मान ही नहीं रहा था किसी के बाद, तो कुवैत को बचाना था, तो क्या करा यूनाइटेड नेशंस ने, आपको पता है यूएन बनी हुई थी उस टाइम पे, तो मैंडेटेड क्या कर दिया, लिबरेशन ऑफ कुवैत के, उसे कुवैत को हमें बचाना है बाय फोर्स। अब वो फोर्स लगा देंगे, मिलिट्री की जो फोर्स होती है, ठीक है। दिस डिसीजन ऑफ यूएन वॉज हेल्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, ठीक है। तो ये जो डिसीज़न था कि अब लिबरेशन दिलानी है हमें कुवैत को मिलिट्री फोर्स के द्वारा, तो ये किसने लिया था, ये यूएन के ही प्रेसिडेंट, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट थे, पर ये यूएन के भी हेड थे। कौन? जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, एज द एमर्ज ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसको ही कहा गया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश थे, इन्होंने ही क्या बनाया था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था। मतलब ये दिखाना चाहते थे, एक तो इनका था कि ये बचाएंगे कुवैत को इराक से, वो अलग से इन्हें ये दिखाना भी था पूरे वर्ल्ड को कि इनकी कैसी पावर है। नाउ द थर्ड पैराग्राफ इज द फर्स्ट गल्फ वॉर took place in which Iraq was defeated by a coalition force of 6,60,000 troops from 34 countries, ठीक है। तो अब आपसे गल्फ वॉर के पूछा जाए कि व्हाट यू मीन बाय गल्फ वॉर, या डिटेल में लिखना है आपको गल्फ वॉर के बारे में, तो आपको डिटेल में ऐसे लिखना पड़ेगा, जो फर्स्ट गल्फ वॉर है वो टुक प्लेस कब हुआ था, इन विच इराक को जब डिफीट करा गया था, मतलब हराया गया था। किसकी कोलिशन थी, कितनी ट्रूप्स की कोलिशन थी, आप देख सकते हैं कितने ट्रूप्स की थी, 6,60,000 ट्रूप्स की थी। और कितनी कंट्री के ट्रूप्स थे ये, 34 कंट्रीज़ के, मतलब 34 कंट्रीज़ से इराक जो था वो हारा था, ठीक है, डिफीट करा गया था। 34 कंट्रीज़ ने अपना कोलिशन बना लिया था। कोलिशन मतलब एक साथ एमर्ज होकर इन्हें हराया था इराक को। इट वाज नोन एज, और इस ऑपरेशन का, जिससे कुवैत को ये बचा सके इराक से, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, इट वाज नोन एज ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। आपको ये नाम याद रखना है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसे कहा जाता है। ये फर्स्ट गल्फ वॉर का और क्या नाम था, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम था, या इसे फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द वॉर वॉज ओवरवेलमिंगली अमेरिकन। और ये जो वॉर था इसमें ज़्यादातर कौन लोग थे, सारी जो मिलिट्री थी वो अमेरिका की थी। क्योंकि आपको पता है कि हेड कौन है, सुपर पावर कौन बन गया, अमेरिका बन गया, तो अमेरिका जो जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ऑर्डर करेंगे वो ही सब कुछ होता रहेगा। इट रिवील्ड वास्ट technology gap that had opened up between the US military capability and other countries। और ये वॉर जो था वो इतनी जल्दी कैसे जीत गए थे, इसका क्यों जीत गए थे इतनी जल्दी वॉर के, इराक हार भी गया और जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो US की तरफ हो गई थी, ऐसा क्यों था? क्योंकि फर्स्ट बात तो ये है कि जो US है वो इतनी पावरफुल है कि कोई भी कंट्री उसे टक्कर लेना नहीं चाहेगी, सारी कंट्री उसके सामने झुक जाएगी और जो US ऑर्डर करेगा वो करती रहेंगी, तो इसलिए 34 कंट्री ज़्यादातर US के साथ थी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो ये है US है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा वास्ट है, इतनी ज़्यादा बड़ी हुई है कि इतना ज़्यादा गैप है टेक्नोलॉजी में US की और दूसरी कंट्रीज़ की कि कोई भी टेक्नोलॉजी में US का मुकाबला कर ही नहीं सकती कोई भी कंट्री। इवन रशिया, आपने USSR में पढ़ा था जब ये दोनों सुपर पावर्स थी कि रशिया उसकी बराबरी करने के चक्कर में अपनी उसने पूरी इकनॉमी ख़राब कर ली, बस वो मिसाइल्स बनाए गया, एटम बॉम्ब्स बनाया गया इसलिए। लेकिन US की क्या, US इतना टेक्नोलॉजिकल पूरे इतने अच्छे से वो क्या कह सकते हैं हम कि फिट हुआ है कि वो कभी भी अपने मतलब वो कभी हार ही नहीं सकता अपने टेक्नोलॉजी की वजह से, और उसकी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि देयर इज़ अ वास्ट टेक्नोलॉजी गैप, ओके। किसके बीच में है, US की मिलिट्री, और जो US की जो मिलिट्री है उसको भी किससे बनाया जाता है, टेक्नोलॉजी के उससे ही बनाया है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो जितने भी उसमें वेपन्स यूज़ होते हैं वो किससे बनते हैं, हमें पता है टेक्नोलॉजी से बनते हैं, तो ऐसे ही, ठीक है। तो कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है US की कोई सी भी कंट्री, ओके। किस बात में, टेक्नोलॉजी को लेकर, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके NCERT बुक में से चैप्टर 3, अगर आपके पास ओल्ड NCERT है तो चैप्टर 3 है वो द US हेजेमनी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसमें क्या दे रखा है आपको कि इसमें ये चैप्टर आपको अब ये पैराग्राफ पढ़ना है। नेक्स्ट जो है आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद आपको ये वाला पढ़ना है, 9/11
एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ठीक है, इसे आपको पढ़ना है। ये क्या है 9/11 का मतलब क्या होता है, और इसी के अंदर हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, इसके अंदर पूरा कवर करा है, तो आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस ऑफ अफगानिस्तान के बारे में ये पैराग्राफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। ऑन 11 सितंबर 2001। अब आपको क्या लगता है 9/11 है क्या? 9/11 का अगर हम डेट देखें तो 9 क्या होगी हमारे लिए, 9 तो हमारे लिए डेट होगी, और 11 हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए मंथ होता है 11। ओके, ये जो है हमारा 11 ये हमारे लिए मंथ होता है। बट जो यूएस है उसमें ये थोड़ा रेसिप्रोकल उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसमें जो 9 आगे जो होता है वो मंथ होता है, और जो पीछे 11 दे रखा है ये क्या होता है, ये इनकी डेट होती है। तो इसमें उल्टा हमें ऐसे समझ के लिखना है कि 9/11 का मतलब है कि 11 सितंबर ये डेट दे रखी है और ये मंथ है, और 9 कौन सा मंथ होता है हमारा, सितंबर। ठीक है, तो ऑन 11 सितंबर 2001 की बात है। 4 American commercial aircrafts were hijacked and flew into important buildings in the US। क्या हुआ था कि 4 जो अमेरिका के और कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स थे वो हाईजैक कर लिए गए थे। हाईजैक आपको पता है कि उन्हें रोक लिया गया था। एंड फ्लू इनटू इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द US, और इन्हें उड़ाया गया था कहाँ पर, इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स हैं US की, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो गवर्नमेंट की अथॉरिटेरियन बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर इन्हें उड़ाया गया। क्यों, अब आगे हम इसे पूरी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट एंड सेकेंड एयरलाइन क्रैश्ड इनटू द नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क। जो फर्स्ट और सेकंड जो एयरलाइन थी, 4 थे ना ये अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स, इनमें से जो 2 थे फर्स्ट और सेकंड एयरलाइन, उन्हें क्रैश करा दिया गया कहाँ पर, नॉर्थ और साउथ टावर्स में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। आपको पता है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, तो वहाँ पर इन दोनों को क्रैश कराया गया। द थर्ड क्रैश्ड इनटू द पेंटागन बिल्डिंग। और थर्ड कहाँ पे कराया गया, सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आपको याद रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कितना इंपॉर्टेंट होगा यूएस के लिए, और सेकंड क्या है, पेंटागन जो बिल्डिंग थी अर्लिंगटन और वर्जीनिया में, उसमें थर्ड को क्रैश कराया गया। और जो फोर्थ एयरक्राफ्ट था केम डाउन इन अ फील्ड ऑफ पेनिस्लावानिया, ये जो है जगह है फील्ड ऑफ पेनिस्लावानिया में। दीज अटैक्स केम टू बी नोन एज 9/11। इन्हीं अटैक्स को, जो 4 अटैक हुए थे, 4 अमेरिकन कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को पहले हाईजैक करा गया, उसके बाद इन्हें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के ऊपर यूएस की घुमाया गया, मतलब उड़ाया गया। उसके बाद फर्स्ट 2 को तो नॉर्थ और साउथ टावर्स में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश करा दिया, थर्ड को हमने पेंटागन बिल्डिंग में, मतलब हमने नहीं, जिसने भी कराया, भी हम आगे पढ़ेंगे जिस कंट्री ने ऐसा यूएस से बदला लिया था, किस कंट्री ने, अब हम आगे उनका नाम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ वाले को पेनिस्लाविया जो फील्ड है उसके ऊपर क्रैश करा दिया। तो इसी जो 4 अटैक थे इसी को 9/11 कहा जाता है। जो डेट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वैसे ही इसके बारे में पढ़ रखा होगा। 9/11 अटैक जिसे कहते हैं ये हुआ था। ठीक है, तो ये 9/11 को आप 9 नवंबर मत समझना, ये 11 सितंबर है, इसके जो अपोजिट हो जाता है यूएस में ऐसे ही लिखते हैं। तो अब 4 अटैक हो गए यूएस पे। अब आपको क्या लगता है यूएस शांत बैठेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो उसने क्या करा यूएस ने, अब द यूएस रिस्पॉन्स टू 9/11 वॉज स्विफ्ट एंड फेरोशियस। इतना गुस्से में था यूएस कि ये क्या हुआ उसके साथ, उसकी चारों बिल्डिंग बर्बाद हो गई, और जो चारों इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी जैसे हमने अभी नाम पढ़े वो सब, तो वो फेरोशियस हो गया, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कि वो पूरी वर्ल्ड को तबाह करने को तैयार हो जाता। जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस टाइम के कौन थे? येस यू आर राइट, प्रेजिडेंट थे यूएस के। हैड सक्सीडेड क्लिंटन इन द यूएस प्रेसिडेंसी। इसी चलते जब ये 9/11 अटैक हुआ है, इसी के चलते जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनको सक्सीड कर लिया था, मतलब उनकी जगह कौन अब मतलब नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन गए थे, कौन? क्लिंटन। ठीक है, अब हम क्लिंटन के बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो इसमें दे रखा है, थोड़ा सा आप ओवरव्यू पढ़ सकते हैं, पूरा पैराग्राफ है क्लिंटन ईयर के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसे नहीं पढ़ पाऊँगी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जो सक्सीडेड थे वो कौन प्रेसिडेंट बना था यूएस का? क्लिंटन इन द यूएस प्रेसिडेंसी में आ गए था, प्रेसिडेंट बन गए थे यूएस के। द यूएस लॉन्च, अब यूएस ने क्या लॉन्च कर दिया? ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। और जो पहले था वो कौन सा था? येस यू आर राइट, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जिसे हम फर्स्ट गल्फ वॉर भी कहते हैं। ठीक है, आपको नाम याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एज अ पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। और अब उसने एक लॉन्च कर दिया यूएस ने, जब उसकी चारों जगह 4 उसके उस पर अमेरिकन जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट थे उसे क्रैश कराया गया, तो उसने यूएस ने क्या करा, अपनी मिलिट्री के साथ मिलके एक ऑपरेशन बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। एज अ पार्ट ऑफ इट्स, क्योंकि उसके ऊपर क्या हुआ था? ग्लोबल वॉर ऑन टेरर हुआ था, मतलब उसके ऊपर टेररिस्ट्स ने, अब वो तो टेररिस्ट ही मानेगा क्योंकि टेररिस्ट ही ऐसा काम करते हैं कि किसी भी कंट्री के ऊपर बिना वजह ही, या फिर वजह भी हो कोई, तो किसी बिना बात डिप्लोमेटिक बात करे हुए क्या कर देना,
क्रैश करवा देना एयरप्लेन्स को, वो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स पर। तो ये ग्लोबल वॉर माना गया, ठीक है। The operation was against all those suspected to be behind 9/11 attack, mainly Al-Qaeda and the Taliban regime in Afghanistan। ठीक है, ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ये किसके अगेंस्ट था? जिस पे यूएस को शक था कि ये मेरी कंट्री पर हमला कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो मेनली उसे किस पे शक था? अलकायदा पे शक था, और जो तालिबान का रिजाइम है अफ़गानिस्तान पर, उन पर शक था, ठीक है। तो यही इसका मिडिल ईस्ट क्राइसिस ऑफ अफ़गानिस्तान कहते हैं। अब आप आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या हुआ। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो अरेस्ट्स वर मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द यूएस। तो यूएस ने क्या करा, वो बहुत गुस्से में था कि उसके साथ क्या हुआ, 9/11 अटैक हो गया उसकी कंट्री पर। तो उसने क्या करा, पूरे वर्ल्ड में अरेस्ट करना शुरू कर दिया जिस पर यूएस को शक था, ठीक है। उसने बिना वजह, चाहे वो सच में ऐसे सस्पेक्ट हों इस 9/11 अटैक किया ना हो, यूएस ने सबको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जिस पर यूएस को शक होता गया। फोर्सेस ऑफन विदाउट द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन्स बीइंग अरेस्टेड। और उसने किसी को नॉलेज भी नहीं दी कि उसकी जिस कंट्री से वो उठा रहा था उन्हें अरेस्ट करने के लिए लोगों को, उसकी गवर्नमेंट को नॉलेज भी नहीं दी कि उसे वो कहाँ रख रहा है, क्यों अरेस्ट कर रहा है, या फिर कब तक के लिए अरेस्ट कर रहा है। इवन ये भी नहीं बताया कि वो अरेस्ट कर रहा है उन लोगों को, उसकी गवर्नमेंट को, जहाँ जिस कंट्री की वो उठा रहा था लोगों को। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से आप देख सकते हो कितनी गलत बात है, बट इसने यूएस ने ऐसा करा। अब देखो यूएस ने जिनको अरेस्ट करा उन सब के साथ इसने करा क्या, देखो कैसे सलूक करा। ट्रांसपोर्टेड एंड डिटेन्ड द पर्सन इन सीक्रेट प्रिजन लाइक ग्वांटानामो बे। ग्वांटानामो, ये आपने नाम ग्वांटानामो में सुना होगा। ये क्या होता है, ये जो बे होता है इसमें ऐसी जगह पे रखते हैं प्रिजन को जहाँ खाना नहीं देते, पानी नहीं देते। जैसा एक तरह से आप जैसे इंडिया का काला पानी समझ लीजिए कि बिल्कुल बीच में, ऐसी जगह पे बीच में खड़ा कर दें जहाँ सिर्फ समुद्र ही समुद्र हो, ऐसी जगह पे इन्हें सीक्रेट प्रिजन में, सीक्रेट प्रिजन आप समझ सकते हो कैसा डेंजरस होगा, उसमें इन पर्सनस को जिस पर यूएस को शक था कि उन्होंने 9/11 टेरर अटैक में शामिल होंगे, उन्हें ऐसी जगह पे रखा। A US Navy base in Cuba where the prisoners did not enjoy the protection of international law और द लॉ ऑफ देयर ओन कंट्री और दैट ऑफ द यूएस, ठीक है। और उसने नेवी बेस बना रखा था यूएस ने क्यूबा के साथ पे, जहाँ पे जहाँ प्रिजनर्स इन्जॉय नहीं कर पाते थे प्रोटेक्शन इंटरनेशनल लॉ की, और लॉ के साथ ही उन्होंने अपनी कंट्री को क्या कर रखा था, यूएस के साथ मर्ज कर रखा था, ठीक है। इवन द यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट अलाउड टू मीट द दीज पर्सनस। और जिसे यूएस ने ऐसे रख रखा था, मतलब सारे प्रिजन्स थे जिन पर शक था कि इन्होंने ग्लोबल वॉर जो टेरर अटैक ये कराया है, तो इन सब से मिलने का यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स जो दूसरी कंट्रीज़ थी उन्हें भी अलाउ नहीं था, क्योंकि यूएस ही हेड था। आपको पता है हर चीज़ का, यूनाइटेड नेशन का भी हेड कौन था, यूएस ही था। तो यूएस नहीं चाहता था कि कोई इनसे मिले, वो इतना ख़राब सलूक कर रहा था इन सारे प्रिजनर्स के साथ। और उन्हें यूएस को शक था सिर्फ, अगर पक्का भी नहीं था। कुछ लोग इनमें ऐसे भी होंगे जिनका कोई हाथ भी नहीं है इसमें अटैक में, और उसे ज़बरदस्ती क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, ओके। तो यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अलाउ नहीं था कि वो इन लोगों से, इन पर्सन से मिले। नाउ अब हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफ़गानिस्तान के, ठीक है। अफ़गानिस्तान में कैसे मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुए थे, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था कि यूएस को सिर्फ शक था कि तालिबान जो रिजाइम है अफ़गानिस्तान में, उसका भी 9/11 टेरर अटैक, ग्लोबल जो टेरर अटैक था उसमें भी उसका हाथ है, ठीक है। अब हम इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तालिबान प्रोवाइडेड अ सेफ होम फॉर ओसामा बिन लादेन एंड अल-कायदा। अब हमें भी यह पता होना चाहिए कि तालिबान प्रोवाइड करता था सेफ होम, मतलब किसे अपने, मतलब तालिबान किससे अपनी जगह पर छुपा कर रखता था, ओसामा बिन लादेन को और अल-कायदा को, ठीक है। आई थिंक ये दो हैं, ये एक तरीके से टेररिस्ट थे, ठीक है। नाउ 9/11 ब्रॉट एन एंड टू रिंग रूल, रिंग किसे कहते हैं, रूल को कहते हैं, ठीक है, ऑफ द तालिबान बिकॉज ऑफ द मिलिट्री इंटरवेंशन डन बाय द यूएस फोर्सेस। अब 9/11 जो हुआ था जिसमें हाथ था अल-कायदा का और इसका तालिबान का, तो इसमें क्या था, इसकी वजह से यूएस ने फोर्सेस लगा दी थी। आपको पता है जगह जगह से यूएस जो था वो क्या करने लगा था, जिन लोगों पर शक था उसे वो अरेस्ट करने लगा था, ठीक है, पूरे ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से क्या हो गया, एंड हो गया किसका, तालिबान के रूल का, बिकॉज ऑफ द मिलिट्री, क्योंकि उसने क्या करा, यूएस ने मिलिट्री फोर्स लगा दी थी हर जगह। यूएस फोर्सेस वर सेंट टू अफगानिस्तान बाय द नाटो लेड इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स ISAF। आपको याद रखनी है ये फुल फॉर्म ISAF की, ये क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स को कहते हैं। ये नाटो की है। नाटो किसकी है हमें पता है, नाटो किसकी है,
नाटो यूएस की है, ठीक है। ये एक मिलिट्री अलायंस है। आपको पता है वॉर्सो पैक्ट किसकी थी? वो यूएसएसआर की थी, पर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके साथ साथ वॉर्सो पैक्ट भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। पर ना जो यूएस था वो तो यूएस तो एज इट इज़ ही था, उसका कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ। तो यूएस का जो नाटो था वो भी, जो मिलिट्री अलायंस थी वो भी ऐसी की ऐसी है अब भी, with the objective to capture bin Laden and also to establish a stable democratic state as well as prevention from the return of Taliban to power and bin Laden of Afghanistan। तो यूएस फोर्स ने क्या करा? अफ़गानिस्तान में सेंड करे नाटो मिलिट्री अलायंस के जो मिलिट्री के जो पूरा ग्रुप था ISAF जिसका नाम रखा। इसमें इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स थी पूरी, कि जिसने पूरे इंटरनेशनली फ़ोर्स लगा दी पूरे अफ़गानिस्तान में। और इसका यूएस ने ऐसा क्यों करा कि अफ़गानिस्तान में अपनी मिलिट्री को लाकर खड़ा कर दिया? क्योंकि वो चाहता था कि वो बिन लादेन को पकड़े, कैप्चर करे, बिन लादेन को पकड़ ले, और साथ ही साथ वो क्या करे? इस्टेब्लिश कर दे एक स्टेबल डेमोक्रेसी स्टेट, कि अफ़गानिस्तान में एक अच्छी सी डेमोक्रेसी लिया। क्योंकि अफ़गानिस्तान में ज़्यादातर रोल तालिबान का था, और तालिबान क्या करता था? बस मिलिट्री फोर्स ले आता था किसमें? अफ़गानिस्तान में, और एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं थी उसमें, ठीक है। तो वो चाहता था कि जो यूएस है वो चाहता था कि अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाए, स्टेट वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन जाए, एज वेल एज प्रिवेंशन हो जाए उसकी रिटर्न ऑफ तालिबान। और वो चाहता था जो यूएसए है कि अफ़गानिस्तान को अलग कर दे तालिबान से, ठीक है, टू पावर। क्योंकि अगर तालिबान जब तक अफ़गानिस्तान से जुड़ा रहेगा तो उसे पावर मिलती रहेगी, और साथ ही साथ बिन लादेन टू अफ़गानिस्तान, जो ये बिन लादेन टू अफ़गानिस्तान है, मतलब इसको भी ज़्यादातर पावर में जो बेनिफिट है वो मिलते रहेंगे। इसलिए इंस्टीड ऑफ दीज थिंग्स सिक्योरिटी कंडीशंस वर्सनड एंड इकोनॉमिक कंडीशन डेट्रियोरेटेड। तो इसकी वजह से क्या हुआ? अफ़गानिस्तान में और तालिबान में हम कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी के कंडीशंस थे वो बहुत ज़्यादा बुरे होते गए, और जो इकोनॉमिक कंडीशंस थे वो तो बिल्कुल डेट्रियोरेटेड, मतलब बर्बाद हो गए, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ the recent US strategic shift is designed with a significant new focus to shorten the Afghan war and make it possible for American and NATO soldiers to withdraw from Afghanistan, leading to the end of the Afghanistan's 30-year war, ठीक है। जो रिसेंट यूएस की स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो शिफ्ट कर दे डिज़ाइन, जो भी उसने फोकस, जो भी उसने प्लान बना रखा है उसे थोड़ा सा उसने बदल दिया, चेंज कर दिया है। उसने क्या कर दिया? वो चाहता है कि वो जो उसके वॉर है अफ़गानिस्तान के साथ वो क्या से हो जाए? वो थोड़े से कम हो जाए, अफ़गान वॉर उसके कम हो जाए यूएस के, ठीक है। एंड मेक इट पॉसिबल फॉर अमेरिकन, और अमेरिका और नाटो के लिए, अमेरिका है और अमेरिका की जो नाटो मतलब मिलिट्री अलायंस है उसके सोल्जर्स के लिए वो क्या कर सके? अफ़गानिस्तान को लीडिंग, वो चाहता है कि वो अमेरिका की और नाटो की दोनों की अफ़गानिस्तान से एंड हो जाए। किस चीज़ की? अफ़गानिस्तान 30 ईयर्स वॉर, जो अफ़गानिस्तान का 30 साल से वॉर चलता आ रहा है, किसके साथ? यूएस के साथ और उसके नाटो के साथ। मतलब इसमें वॉर कोई ज़्यादा हाथापाई वाला नहीं और ज़्यादा डिप्लोमेटिकली है कि इनमें बातचीत सही नहीं रहती। तो बस इसी के बारे में ये अमेरिका चाहता है कि इनके जो रिलेशंस हैं वो सही हो जाएँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफ़गानिस्तान के जो हुए थे वो सब। Now the next topic is CIS। ये हमारा एडिट टॉपिक है, जैसे हम सारा एडिट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान हो गया, गल्फ वॉर भी पढ़ लिया। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS जिसे कहते हैं। CIS की फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को हम CIS कहते हैं, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स मतलब आप समझो, पहले मैंने जैसे आपको कई बार बताया स्टेट्स कंट्री को ही कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो रहा होगा कि CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है क्या। तो अब हम इसे आगे पूरा पढ़ेंगे कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS रशिया सड्रूजेस्टो निज़ामी गोसुदार्स्ट and free association of sovereign states that was formed in 1991 by Russia and 11 other republics that were formerly part of the Soviet Union। तो इन्होंने क्या करा? अब ये हमें पता है कि डिसइंटीग्रेशन हो गया था सोवियत यूनियन का, ठीक है। 1991 दिसंबर में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया था, ख़त्म हो गया था, सब अलग अलग हो गई थी जितनी भी कंट्रीज़ थी। हमें पता है 15 कंट्रीज़ थी सोवियत यूनियन में, ठीक है। तो इनमें से जो ये 12 कंट्रीज़ थी, 11 अदर रिपब्लिक्स भी कंट्री को कहते हैं, और एक रशिया, ठीक है। तो ये 12 हो गई, ठीक है। 3 तो अलग हो ही गई थी, बिल्कुल अलग हो गई थी, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही सेपरेट कर लिया था USSR से। पर ये जो 12 कंट्री थी ये अलग हो गई थी, पर इन्होंने क्या करा? इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की
ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये फॉर्मेशन करी। इसमें क्या करते हैं ये, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इन्होंने क्या करा। जब ये फ्री एसोसिएशन ऑफ सोवरेन स्टेट्स, मतलब इन्होंने एक ऐसा एसोसिएशन बनाया सोवरेन स्टेट्स का, मतलब सोवरेन स्टेट मतलब इनमें इतनी फ्रीडम होगी इन 12 कंट्रीज़ में, दैट वाज फॉर्म्ड इन रशिया, तो सोवियत यूनियन के। लेकिन इनमें जो सॉवरेन स्टेट्स हैं इनमें इतनी फ्रीडम होगी कि जितने भी सोवियत यूनियन की जो कंट्रीज़ थी, जो ये पहले एक साथ थी, ये अलग तो हो गई हैं, इन्हें ये सब इंडिपेंडेंट हो गई हैं, इनमें फ्रीडम भी है, पर ये एक साथ क्या कर सकती हैं, ये एक साथ कॉमनवेल्थ, मतलब एक तरह से ये एक दूसरे की हेल्प करेंगी आगे अगर किसी भी कंट्री को कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है। द कॉमनवेल्थ of Independent States (CIS) had its origin on December 8, 1991। तो दिसंबर में स्टार्टिंग की, दिसंबर में 1 या 2 दिसंबर को डिसइंटीग्रेट हो गया था पूरा USSR। तो 8 दिसंबर 1991 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसका CIS बना दिया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का ओरिजिन कर दिया। वैन द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ रशिया, यूक्रेन, बेलारूस को पहले बेलारूसिया कहते थे, साइंड एन एग्रीमेंट फॉर्मिंग अ न्यू एसोसिएशन टू रिप्लेस द क्रम्बलिंग यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है। तो इसमें क्या था, इन्होंने क्या करा, जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ उसके बाद ही तुरंत ही इन्होंने क्या कर लिया, ओरिजिन कर दिया किसका, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स (CIS) का। ठीक है। 8 दिसंबर 1991 में व्हेन द इलेक्टेड जो लीडर्स थे रशिया का, यूक्रेन का और बेलारूस का, अब इंडिपेंडेंट हो गए, तो इन सबके क्या हो गए, इन सबके जो है लीडर्स थे वो भी अलग अलग हो जाएंगे। तो इन तीनों ने क्या करा, एक एग्रीमेंट साइन करा। एग्रीमेंट इन तीनों ने, आपको याद रखना है, इन तीनों ने, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। और आपको याद रखना है इन तीनों ने क्या कर रखा था, इन तीनों ने सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट और USSR की डिसइंटीग्रेशन को डिक्लेयर कर दिया था, इन तीनों ही स्टेट्स ने। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इन तीनों ने साइन करी एग्रीमेंट, जिससे इन्होंने न्यू एसोसिएशन कर दी, रिप्लेस कर दिया सोवियत यूनियन को, जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स USSR था, उसे रिप्लेस कर दिया किसके साथ, CIS के साथ। सो आप देख सकते हैं कि उसने क्या करा, द 3 स्लाविक रिपब्लिक वर सब्सिक्वेंटली जॉइंड बाय द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, करेगिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान बाय द ट्रांसकॉकेशियन रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, अज़रबैजान एंड जॉर्जिया एंड बाय मोल्डोवा। ये सब इन सब ने ही क्या करी, ये जो पूरा ये था फॉर्मिंग अ न्यू एसोसिएशन, इन सब के ये सब क्या थे, इन सब ने भी इसको अपनाया। ठीक है। ये सब भी, ये जो CIS है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के मेंबर बने ये सारी ही कंट्रीज़। ठीक है। द रिमेनिंग जो बची हुई थी 3 कंट्रीज़, द रिमेनिंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स लिथुआनिया, लताविया एंड एस्टोनिया डिक्लाइन टू जॉइन द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। पर मैंने कहा ना कि 3 कंट्रीज़ को छोड़ के जो बाकी की 13 कंट्रीज, मतलब 12 कंट्रीज़ थी, उन सब ने तो ज्वाइन कर लिया। सारी 12 कंट्रीज़ दे रखे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ इनके नाम दे रखे हैं। उसके बाद जो ये 3 कंट्रीज़ थी, लिथुआनिया, लताविया एंड एस्टोनिया, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि नई ऑर्गेनाइजेशन जो CIS है इसको ज्वाइन नहीं करेगी। The CIS formally came into being on December 21, 1991। और जब CIS का जब बनी है वो तो 8 दिसंबर 1991 में बनी है। उसके बाद जब ये बिल्कुल फॉर्मली केम इनटू, जब ये बिल्कुल ही वर्क में इफेक्ट में आ गई, तो कौन सी दिसंबर में आई, 21, जब सारी जो 12 कंट्रीज़ थी इन्होंने हाँ कर दिया कि CIS मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी, इसका ग्रुप मतलब इसमें रहेंगी। तो ये कब हुआ, दिसंबर 21, 1991 में। एंड बिगिन operations the following month with the city of Minsk in Belarus designated and its administrative सेंटर। ठीक है। और CIS का जो वो है हेडक्वार्टर, वो किससे बनाया गया, इन्होंने उसी मंथ में दिसंबर में मिन्स्क, मतलब बेलारूस में एक जगह है मिन्स्क, उसे बनाया गया। और इसे क्या कहा गया, हेडक्वार्टर तो कहती हैं, साथ में से कहा गया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ठीक है। सो नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का एडिट टॉपिक है, और ये लास्ट है बिल्कुल। ठीक है। अब हमारा जो होपफुली पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और हमने इसके सारे एडिट टॉपिक्स भी कवर कर लिए हैं। ठीक है। सो 21st सेंचुरी अरब स्प्रिंग। ठीक है। अरब स्प्रिंग है क्या, अब आप अरब के नाम से समझ जाओ कि अरब को, इसमें मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्रीज़ की बात हो रही है। तो अब हम इसे आगे पूरा पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं इसको। द 21st सेंचुरी witnessed emergence of new developments for democracies and democratization in West Asian countries. One such event is characterized as Arab Spring that began in 2009। तो क्या हुआ,
सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अरब स्प्रिंग जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जब ये पिछले साल ये लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है अरब स्प्रिंग टॉपिक, और नए लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आया था अरब स्प्रिंग में से, तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आए, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जो 21st सेंचुरी है वो विटनेस है एमरजेंस का कि न्यू डेवलपमेंट हो रहे थे डेमोक्रेसीज़ के, ठीक है। नए डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए थे डेमोक्रेसीज़ के। अब इंडिया में डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है, या सिर्फ यूएस में डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है। बहुत सारी कंट्रीज़ वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ पर अब भी राजा का रूल है या फिर मिलिट्री का रूल है, प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो 21st सेंचुरी किसे कहा जाता है? जो अब चल रही है हमारी, अब की जो सेंचुरी है, ठीक है, इसे 21st सेंचुरी कहते हैं। तो इस सेंचुरी में ऐसे एक बार ऐसा विटनेस है, ये जो सेंचुरी हमारी, कि इससे हमें पता चल रहा है कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर किसकी तरफ होते जा रहे हैं? डेमोक्रेसी की तरफ, और नए नए डेवलपमेंट आ रहे हैं डेमोक्रेसी में। एंड डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। अब किसका डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है? वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का। ये ऐसी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादातर जो रोल है वो या तो मिलिट्री का है या फिर ज़्यादातर राजा का या किसी ऐसी दूसरी कंट्री का उस कंट्री पर रोल है, ठीक है, रूल है, ओके। वन सच इवेंट इज़ कैरेक्टराइज्ड, एक इवेंट हुआ जिसका नाम रखा गया अरब स्प्रिंग दैट बिगिन 2009 में। अब आपको याद रखना, अगर 1 मार्क की क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि अरब स्प्रिंग कब स्टार्ट हुआ था, तो 2009 में स्टार्ट हुआ था। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था कि सबसे फर्स्ट कौन सी ऐसी कंट्री थी जहाँ से अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो तुनीशिया ये कंट्री, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि तुनीशिया है ये कंट्री जहाँ से अब 21st अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था। और ये कब स्टार्ट, मतलब ये कौन सी ईयर में बिगिन हुआ था? 2009 में। Now second point is located in Tunisia, the Arab Spring took its roots where the struggle against corruption, unemployment and poverty was started by the public, which turned into a political movement because the people considered the existing problems as outcome of autocracy dictatorship, ठीक है, autocratic dictatorship। So इसमें क्या था कि जो लोग रहते थे तुनीशिया में, सबसे पहला अरब स्प्रिंग कहाँ स्टार्ट हुआ था? तुनीशिया में स्टार्ट हुआ था। तो अरब स्प्रिंग टुक इट्स रूट्स, इसकी जो मतलब जड़ें हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुई? तुनीशिया से स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे सबसे पहले एक ना इन्होंने क्या बनाया था, एक स्ट्रगल कर रहे थे सारे लोग, क्या कर रहे थे, एक तरह से रैली निकाल रहे थे किसके अगेंस्ट? करप्शन की। कि तुनीशिया में उस टाइम पे जो कंट्री है तुनीशिया, ये ज़्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। तो इसमें क्या था कि ये अगेंस्ट हुआ था किसके? कि लोग रैली निकाल रहे थे किसके अगेंस्ट? करप्शन की। तुनीशिया में करप्शन बहुत था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, पॉवर्टी थी, गरीबी थी, ठीक है। वॉज स्टार्टेड बाय द पब्लिक ने स्टार्ट कर दिया था ये स्ट्रगल करना, ठीक है। विच टर्न इनटू अ, जो धीरे धीरे जब गवर्नमेंट ने उसकी बात नहीं सुनी, तुनीशिया क्या कहना चाह रहे तुनीशिया के लोग, तो ये किस में टर्न, मतलब किस में बदल गया, चेंज हो गया? ये पॉलिटिकल मूवमेंट में चेंज हो गया। क्योंकि बिकॉज द पीपल ना कंसिडर कर रहे थे कि जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये किसका आउटकम है? ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप का। ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं? ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप उसे कहते हैं जहाँ पर जितनी भी जो भी पावर होती है वो सिर्फ एक के हाथ में हो, ठीक है, और वो एक ही हेड हो और किसी के हाथ में कोई भी पावर ना हो, ठीक है, उसे ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप कहते हैं, ठीक है। डिक्टेटरशिप का मतलब यही होता है कि जितने भी पावर होती है वो एक के हाथ में और एक ही वहाँ का मतलब कह सकते हैं हम हेड होता है, ठीक है। द डिमांड फॉर डेमोक्रेसी दैट स्टार्टेड इन तुनीशिया स्प्रेड थ्रू आउट द मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज़ इन वेस्ट एशिया, ठीक है। तो ये जो डिमांड थी डेमोक्रेसी की, अब इन लोगों ने क्या करा? अब जैसे हमने पढ़ा कि तुनीशिया के लोगों ने, जब उनकी ये बात नहीं सुनी गई कि करप्शन है तुनीशिया में, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, और किसी ने बात नहीं सुनी तुनीशिया के लोगों की, सिटीजन्स की, तो वो सब क्या किस में चेंज हो गया? ये जो इनका रैली थी, ये जो स्ट्रगल था इनका, पॉलिटिकल मूवमेंट में चेंज हो गया। क्योंकि लोगों को लगता था कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, करप्शन है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। क्योंकि जितनी भी पावर्स हैं वो सब सिर्फ एक के हाथ में है, इसलिए अगर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जो पावर है उसका सही से बैलेंस होता पावर का, तो क्या पता उन जो तुनीशिया है उसमें ये सब प्रॉब्लम्स कम होती, ठीक है। तो जब उन्होंने तुनीशिया ने फिर इसके बाद मांग करी डेमोक्रेसी की, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको पता है कि जो पावर होती है वो इक्वली डिवाइड होती है 3 सेक्टर में, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जैसा मैं आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा पूरा। तो इसे इन सब ने डिमांड करी तुनीशिया में कि डेमोक्रेसी लानी है हमें तुनीशिया में, तुनीशिया के लोगों ने, ठीक है। तो ये जो डिमांड थी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की तुनीशिया में, ये स्टार्ट तो तुनीशिया में हुई, पर इसे तुनीशिया को देख के कि तुनीशिया के लोग कैसे मांग कर रहे हैं कि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, ये स्प्रेड आउट मतलब फैल गई थ्रू आउट द मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज़। जितने भी मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज़ थी उन सब में
ये फैल गई कि उन लोगों को भी, जो मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज़ हैं तुनीशिया को छोड़ के, और भी सारी कंट्रीज़ वेस्ट एशिया में जो थी, उन सबको भी क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। ठीक है। Hosni Mubarak, who had been in power in Egypt since 1979, also collapsed as a result of the massive democratic protests. तो हुस्नी मुबारक कौन थे? वो इजिप्ट के लीडर थे, प्रेसिडेंट थे। इजिप्ट में क्या था? ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप थी कि जहाँ पर सिर्फ जो पावर होती है वो सिर्फ एक के हाथ में हो। तो प्रेसिडेंट कौन थे इजिप्ट के? हुस्नी मुबारक। तो सारी जो पावर होगी वो किसके हाथ में होगी? इन्हीं के हाथ में होगी। ठीक है। तो जब 1979 में क्या हुआ, जो इजिप्ट की गवर्नमेंट थी वो कोलैप्स हो गई, ख़राब मतलब गिर गई। जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई, जिसका रिजल्ट क्यों गिर गई? क्योंकि बिकॉज ऑफ मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, मतलब क्योंकि जो इजिप्ट है उसमें भी क्या हो रहा था? डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहा था। जो इजिप्ट के सिटीजन्स थे, जो लोग थे, वो भी क्या मांग कर रहे थे कि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए। तो इसकी वजह से हुस्नी मुबारक की जो पूरी गवर्नमेंट थी वो गिर गई। लास्ट पॉइंट, इन एडिशन द इन्फ्लुएंस ऑफ अरब स्प्रिंग कुड ऑल्सो बी सीन इन येमेन। जो इसका इन्फ्लुएंस था अरब स्प्रिंग का, कि जो इन्होंने मांग करी थी डेमोक्रेसी की, तुनीशिया से जो स्टार्ट हुई थी 2009 में, इसका जो इन्फ्लुएंस था वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में और दिखा? येमेन में दिखा, बहरीन में दिखा, लीबिया में दिखा, एंड सीरिया में। ठीक है। आपको ये कंट्रीज़ याद रखनी है कहाँ कहाँ इसका इन्फ्लुएंस रहा अरब स्प्रिंग का। ठीक है। वेयर सिमिलर प्रोटेस्ट बाय द पीपल लेड बाय डेमोक्रेटिक अवेकनिंग थ्रू आउट द रीजन। ठीक है, थ्रू आउट द रीजन। ठीक है। तो इसमें क्या था कि यहाँ सब जो ये जगह है, येमन है, बहरीन है, लिबिया है, सीरिया है, यहाँ पर प्रोटेस्ट करा लोगों ने। जैसे कौन कर रहे थे? जैसे तुनीशिया के लोग कर रहे थे या फिर इजिप्ट के लोग कर रहे थे। क्योंकि इन सब में क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक अवेकनिंग आ गई कि इन्हें डेमोक्रेसी चाहिए। क्योंकि इन लोगों को पता चल गया कि फ्रीडम की क्या वैल्यू होती है और इंडिपेंडेंट कैसा होता है लोगों के लिए, और साथ ही साथ कि डेमोक्रेसी का जो रियल लाइफ में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना अच्छा है। जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वो ज़्यादातर कंट्री कैसी है? बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है कंट्री। ठीक है। जैसा हमारी इंडिया देखिए, प्रॉब्लम्स तो चलती हैं, बट जो इंडिया है उसमें जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा सही चलती जा रही है। और ऐसी बात करें, इंडिया में सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, यूएस में सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में है, तो ऐसे ही। ठीक है। तो इन लोगों को भी, जो ये लोग थे, जैसे जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ थी ज़्यादातर, या वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ थी, यहाँ पर अरब स्प्रिंग का जो ये प्रोटेस्ट था वो हुआ। सो विद दिस वी कंप्लीटेड अवर होल चैप्टर, जो बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर था, बट वी कंप्लीटेड इट। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।